गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं प्रमोद। आज मैं आप लोगों से मैकेनिक्स के क्वेश्चन पर चर्चा करने वाला हूं। तो आते हैं क्वेश्चन पर। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? बी। बी आपका ऑप्शन सही है। कम बल का प्रयोग भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग। तो आपका ऑप्शन सी सही है। रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें ये कहना चाह रहा है कि अगर आप तराजू पर अपना वेट कर रहे हैं, तराजू पर अपना वेट कर रहे हैं, तो जब वेट आपका हो जाए तो उस समय आपका भार कितना है। अगर आप अपनी सांस को ऊपर खींचते हैं तो उसमें ये पूछना चाह रहा है कि आपके भार में परिवर्तन तो नहीं होगा। तो आपका इसीलिए ऑप्शन इसमें बताया सी सही है। रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए सही है। अपकेंद्रण पर। ठीक है। अपकेंद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अपकेंद्रण के विषय में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अपकेंद्री बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अपकेंद्री बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर होती है, उसे अपकेंद्री बल कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं क्या क्या होता है। जैसे कपड़ा साफ करने की मशीन होती है, दूध से मक्खन निकालने की मशीन होती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली, मतलब वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली, वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। तो आपका ऑप्शन ए सही है। अपकेंद्रीकरण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं हम। अगला क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। आपका ऑप्शन डी सही है। आयतन जो है सदिश राशि नहीं है। अब आपको सदिश राशि के विषय में थोड़ा सा बता दें। सदिश राशियाँ क्या होती हैं? वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है, जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जुड़ी जाती हैं। ठीक है। उसे सदिश राशि कहते हैं। और जैसे कौन कौन सी होती है? वेग, विस्थापन, त्वरण, बल एट्सेट्रा और आती हैं। और जो है अदिश राशि के विषय में बता दें आप लोगों को। अदिश राशियाँ क्या होती हैं? वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशि, स्केलर वेक्टर, क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है। जैसे अदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं ये जान लीजिए। अदिश राशियाँ जो है द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, दाब, ताप। ठीक है, इत्यादि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन भौतिक राशि प्राप्त होती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? आपका ऑप्शन सी सही है। द्रव्यमान प्राप्त होता है। ठीक है। क्योंकि जो है क्या होता है? संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर वेग बटा द्रव्यमान होता है। ठीक है। और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बल बल गुणनफल है किसका? तो आपका ऑप्शन बी सही है। द्रव्यमान और त्वरण का। अब बल के विषय में थोड़ा सा बता दें। ये जो है द्रव्यमान और त्वरण जो कैसे आया? न्यूटन के जो है द्वितीय नियम से आया। न्यूटन ने तीन गति के तीन नियम दिए हैं। प्रथम नियम में ये है जो है बल की परिभाषा दी गई है। प्रथम नियम में बल की परिभाषा दी गई है। द्वितीय नियम से जो है न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का जो है फार्मूला प्राप्त हुआ। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं आपसे। हवाओं की ऊर्जा होती है। आपका ऑप्शन बी सही है। इसमें पूछा है कि हवाओं की ऊर्जा में जो है कौन सी ऊर्जा होती है? केवल इसमें ऑप्शन आपका जो है बी सही है। केवल गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं आपसे। साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह क्या दर्शाता है? साइकिल जो टायर है वो अचानक से जो है फट जाता है, यह क्या दर्शाता है? आपका ऑप्शन डी सही है। रुद्धोष्म प्रक्रिया दिखाता है, एडियाबेटिक प्रोसेस दिखाता है। अब अगले क्वेश्चन पे आपसे बात करते हैं। अगला क्या क्वेश्चन क्या है? पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण। जो पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति के जो चोट लगने का कारण क्या है? आपका ऑप्शन सी सही है। प्रतिक्रिया बल। अब प्रतिक्रिया बल जो है इसके विषय में बता दें। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है न्यूटन का तीसरा नियम होता है। प्रत्येक क्रिया के साथ और तीसरे नियम के विषय में थोड़ा सा बता दें आपको। प्रत्येक क्रिया के साथ उसके बराबर परिमाण एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे क्या कहते हैं? न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। तीसरा नियम एक्शन रिएक्शन नियम कहते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा बल क्षयकारी बल होता है?
आपका ऑप्शन बी सही है, घर्षण बल जो है फ्रिक्शनल फोर्स जो है आपका क्षयकारी बल होता है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जब कोई पिंड द्रव में डुबोया जाता है, द्रव में डुबोया जाता है, उस पर कौन सा बल कार्यरत होता है? तो उच्छेद बल और भार दोनों। आपका ऑप्शन डी सही है, ये जो है दोनों सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना क्या देता है? आपका ऑप्शन डी सही है, जो है जड़त्व का नियम देता है। अब आप आपसे थोड़े से बात कर लें, न्यूटन के प्रथम नियम पर बात कर लें। तो यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, और गतिमान है तो स्थिर वेग से गतिमान ही रहेगी। ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और न्यूटन के अनुसार क्या है कि पदार्थ का वह, और न्यूटन के अनुसार जो है जड़त्व का नियम पर डिफिनीशन क्या दिए हैं कि पदार्थ का एक प्राकृतिक गुण है जो उसी गति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। इस गुण को जड़त्व कहा जाता है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, राकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका ऑप्शन बी सही है, न्यूटन के तृतीय नियम पर, एक्शन रिएक्शन पर कार्य करता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चावल पकाना कठिन होता है। चावल पकाना कठिन होता है, तो आपका ऑप्शन ए सही है, पर्वत के शिखर पर चावल पकाना कठिन होता है। ये सब ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एसएससी में मिलेंगे, रेलवे में, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, ये सब यूपी ट्रिपल एस में ये सब क्वेश्चन जो है बहुत मिलते हैं आपको। ये सब क्वेश्चन आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो को, तो आप ये सब आसानी से कर पाएंगे। तो चावल पकाना कठिन होता है, इसके विषय में मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहता हूँ कि क्या है कि समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाने पर वायुमंडलीय दाब जो है घटने लगता है। समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने पर जो वायुमंडलीय दाब होता है वह क्या होता है, घटने लगता है। और पर्वत के शिखर पर उसके तल की अपेक्षा वायुदाब कम होता है। वायुदाब घटने के साथ ही जल का क्वथनांक घट जाता है तथा वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर उबलने लगता है। कम तापमान पर जल के उबलने के कारण उसमें पके चावल से कम ऊष्मा प्राप्त होती है, जिससे वह पूर्णतः पक नहीं पाता है, चावल पक नहीं पाता ऊपर। तो ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब जैसे जैसे हम समुद्र से ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब हमारा घटता जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि, आपका ऑप्शन सी सही है, पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पारसिक मात्रक है। उसमें पूछा है पारसिक जो है किसका मात्रक है? आपका ऑप्शन ए सही है, दूरी का मात्रक है। अब आपको पारसिक के विषय में थोड़ा बता दें। पारसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? पैरालैक्टिक सेकेंड जो है पैरालैक्टिक, और इसका पारसिक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग जो है लंबी खगोलीय दूरी मापने के लिए किया जाता है। एक पारसिक बराबर क्या होता है? 3 × 10⁻16 मीटर, 3 × 10⁻16 मीटर। और इसके बराबर क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन बात करते हैं आपसे। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई है, आपका ऑप्शन ए सही है, दूरी की इकाई। ठीक है, अब प्रकाश वर्ष के विषय में थोड़ा बता दें। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। अब अगले क्वेश्चन पर तरफ चलते हैं। क्या है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? आपका ऑप्शन बी सही है, 159 लीटर होता है। ठीक है, तो ये है आपके क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन। यांत्रिकी से, मैकेनिक से आप ये सब क्वेश्चन पढ़िएगा। इसमें और भी क्वेश्चन आते हैं जो गति के नियम से संबंधित हैं, तो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में और इन सब के विषय में बताऊंगा। तो मैं आपको लंबाई की जो न्यूनतम इकाई है उसके विषय में थोड़ा सा बता दें। जो है 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर होता है, और इक्वल टू 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर, और सेंटीमीटर में कितना होगा? 10⁻7 सेंटीमीटर। और तो अगला बता दें, अगला क्या है, ये जो 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻10 मीटर होता है, और सेंटीमीटर में कितना होता है? 10⁻8 सेंटीमीटर होता है। और 1 फर्मी मीटर बराबर कितना होता है? 10⁻15 मीटर, और सेंटीमीटर में कितना होता है? 10⁻13 मीटर। तो रहे आज की ये मित्रों, आज की ये क्वेश्चन रहा आपका, इसको अच्छे से तैयार करिए। धन्यवाद, थैंक यू।